तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, बस ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें इनसाइड देखेंगे अभी डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसके अंदर चार्जेस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इनसाइड भी देखेंगे, आउटसाइड भी देखेंगे, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे, जो नॉन डाइलेक्ट्रिक थे, जिनके बाहर सरफेस पे चार्जेस थे। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कि जिनके अंदर चार्जेस हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें अंदर चार्जेस हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फ्लक्स के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, तो गॉसियन सरफेस एक बनाते हैं। पहले इनसाइड के लिए करें ना, तो एक इसके अंदर की तरफ बना रहा हूँ मैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने एक बना दिया, और इसके अंदर भी चार्जेस ऑब्वियसली बात है, सरफेस अंदर है, बस इतना बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये वाला हमारा मेन सरफेस है, ये वाला ये मेन सरफेस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो। और ये साइड वाला जो है इसके अंदर ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, मेन वाले की हमारी कैपिटल आर, और इसकी स्मॉल आर। मैं इन दो प्लस के निशान को मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये है स्मॉल आर, ये। ठीक है, अब हमें इनसाइड के केस के लिए चेक करना है, तो वही काम करेंगे। पहले फ्लक्स निकालेंगे, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस हिसाब से होगा, और दोनों को गॉस थ्योरम में पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, इक्वल टू हमारे पास ई ए कोस थीटा, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब थीटा के लिए पहले एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल हम हर बार सेम तरीके से ही निकाल रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, मान लो ये वाला हिस्सा ले लिया। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। ठीक है, डी ए जो है छोटे से हिस्से का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, क्योंकि चार्जेस बाहर की तरफ हुई। मतलब जहाँ पे कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, जैसे मैंने पिछले में वीडियो में बताया था कि सन की रेस सिर्फ उसके बाहर की तरफ ही जाएगी ना, तो वैसे ही मान लो यहाँ पे चार्जेस है ना, तो चार्जेस किसी भी स्फीयर एक गोल है सन की तरह। ठीक है, तो चार्जेस यहाँ से लेंगे तो वो भी बाहर को ही जा रहे हैं, सब बाहर को जाने की ही ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी ए कोस थीटा, और कोस थीटा का यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और एरिया भी बाहर की तरफ है, तो हमारे पास जो एंगल हो गया वो हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो छोटे से हिस्से का लिया ना हमने, तो इंटीग्रेट करके सारा टोटल भी निकाल देंगे। ई डी ए छोटा सा हिस्सा है कोस थीटा, और कोस की डिग्री कितना है 0 डिग्री। अब देखो ई डी ए कोस 0 पे कितना होता है 1, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई डी ए सेम आ जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन से डेल्टा हट गया, यानी कि टोटल का निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स की वैल्यू आई है ई ए। ठीक है, और ए की बात करें तो ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है एरिया। अब एरिया देखो यहाँ पे एरिया इस पर सरफेस नहीं है, पूरा वॉल्यूम में आएगा, तो वॉल्यूम में क्या है, कौन सा हिस्सा लेंगे हम, ये वॉल्यूम है हमारे पास। वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr², पर किसका। ठीक है, ई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम फ्लक्स से निकाल रहे हैं, सरफेस से निकाल रहे हैं ना पूरा यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4πr²। गॉसियन सरफेस का इसमें स्मॉल आर है। ठीक है, गॉसियन सरफेस पे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है, तो स्मॉल आर है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें वो दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से हिस्सा यूज़ करेंगे हम। अब देखो गॉसियन सरफेस, दोनों ही सरफेस मान लो, चाहे कैसे भी अंदर वाला मान लो, गॉसियन सरफेस चाहे मेन सरफेस, दोनों में ही हमारे पास वॉल्यूम में चार्ज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है इसमें वो लाइन में है या सरफेस पे है, ये वॉल्यूम मतलब अंदर पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले बताया था डाइलेक्ट्रिक कैसा होता है, इसके अंदर चार्ज होते हैं पूरी, बिल्कुल लड्डू की तरह, लड्डू के अंदर हर हिस्सा भरा होता है ना। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज, जैसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन v, ये। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, रो इक्वल टू चार्ज इन बाय v आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रो इक्वल टू चार्ज इन बाय v, तो यहाँ से रो चार्ज इन की बात करें, ये जो चार्ज इन है, चार्ज इन की वैल्यू, हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो चार्ज इन को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, और v वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पे 4/3πr³, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई। अब आगे देखते हैं, इन दोनों की वैल्यू को हमें गॉस लॉ में पुट कर देना, बस उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो होता क्या है,
गॉस लॉ हमारा किसके इक्वल होता है? गॉस लॉ इक्वल होता है हमारे फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ पे फ्लक्स की, ठीक है। तो चार्ज इन को पहले यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। अगर मैं इन सबको इधर भेज दूँ, ये 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे रह जाएगा चार्ज। चार्ज इन एक ही बात है, चार्ज इन मतलब बेसिकली चार्ज इन साइड। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसको, और फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। बस दोनों को पुट करके कटेगा जो, उसको आंसर निकाल देंगे जैसे। तो फ्लक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, E4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज इन की वैल्यू है रो 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, ठीक है। 4 से 4 कट गया यहाँ पे, इस 4 से ये चला गया, पाई से पाई चला गया, ये भी चला गया, आर स्क्वायर है यहाँ पे, आर क्यूब, तो यानी कि एक आर बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आई हमारे पास? ई की वैल्यू हो गई रो आर बाई 3 ये नीचे है तो यहाँ पे नीचे आ गई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गई इसकी वैल्यू। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर इनसाइड के केस में देखें, कोई डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसके इनसाइड में जो चार्जेस हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि देखो जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये इसका सेकंड लास्ट केस है जो हमने अभी समझा कि डाइलेक्ट्रिक है, इसके इनसाइड में देखेंगे कैसे। अब डाइलेक्ट्रिक के आउटसाइड में देखेंगे, मैंने पहले ही बोल रखा है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों का जो है ये ग्राफ मैं एक साथ तुम्हें बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके आखिरी टॉपिक। अब हम आते हैं इसके आखिरी टॉपिक पे। आउटसाइड वाले केस में देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी इक्वल आएगी, और ग्राफ भी एक साथ देख लेंगे इनसाइड आउटसाइड दोनों का, ठीक है। अब देखते हैं, देखो आउटसाइड का केस है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपना गॉसियन, पहले तो सरफेस बनाते हैं। सरफेस यानी कि जिसके अंदर सारे चार्ज है, हमारा मेन सरफेस है बेसिकली, ठीक है। ये बना दिया हमने यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि ये सरफेस है, इसके अंदर चार्जेस भरे हुए। अब आउटसाइड अगर इसका गॉसियन सरफेस हम बना दें बाहर कहीं पे, ये सरफेस है, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अब ये हिस्सा, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा, कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैंने इस वाले हिस्से को नहीं मिटाया, ठीक है। ये मैं तुम्हें बस समझा दूंगा क्योंकि यही आएगा हर बार, पिछले 3-4 बार से तो यही आ रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास, ठीक है, फ्लक्स की। अब देखो इसमें अगर सरफेस है कोई भी, मान लो इस चार्ज से, इस हिस्से से मेरे को निकालना है, तो डी ए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन, एंगल 0, ये हिस्सा सेम है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सेम डायरेक्शन है, ई डी ए कोस थीटा लगता है, ये फिर से वन आ जाएगा, ये इतना सेम आ जाएगा हिस्सा, ठीक है, इसकी वैल्यू इतना। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? रो इक्वल टू, ये आया था हमारे पास चार्ज इन बाय वी, ये आया था। अब ये मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया था, ठीक है। चार्ज इन बाय वी का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो जो रो है ये है चार्ज इन। अब यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा यूज़ होगा? वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, ठीक है। तो वो वाला वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे सच में अंदर चार्जेस हैं। गॉसियन सरफेस तो मान लो हमने यहाँ पे बाहर तक का ले लिया, ये पूरा सरफेस ले रखा है, लेकिन जब इसके अंदर चार्जेस देखे जाएंगे तो वो कहाँ पे देखे जाएंगे? ये इसमें, और ये मेन सरफेस है। मेन सरफेस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, बाहर वाले को हम स्मॉल आर से करते हैं, ठीक है। तो चार्जेस तो असल में मेन सरफेस में ही है, तो यहाँ पे जो हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे वो आएगा 4/3 पाई आर कैपिटल वाला, उसका क्यूब। क्लियर? ये इसमें चेंज था इसलिए मैंने तुम्हें बताने के लिए कर दिया, बाकी ये हिस्सा सेम था। गॉसियन सरफेस ये है, गॉसियन सरफेस का इसका सरफेस का जब हम एरिया निकालेंगे तो सीधा पता है पाई आर स्क्वायर है, और आर छोटा क्योंकि गॉसियन सरफेस का आर हमने छोटा मान के चला है। लेकिन जिसमें असल में वॉल्यूम है, जब इसकी बात करें वॉल्यूम चार्ज के लिए, तो वो छोटे वाले स्फीयर में था जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं हमने, क्योंकि असल में चार्ज उसी में ही है ना, ठीक है। यहाँ से क्या इसकी चार्ज इनकी वैल्यू निकालते हैं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे चार्ज इन, ये आ गई इसकी वैल्यू, ये 3 है, ठीक है। ये इन दोनों को पुट कर देंगे बस। अभी आखिरी क्वेश्चन तो है तुम्हारा, तो ई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज इन है हमारे पास रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ से नीचे, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर और आर कटेंगे नहीं क्योंकि ये स्मॉल आर और कैपिटल आर है। तो बचा क्या हमारे पास? इस आर को भी मैं नीचे भेज दूंगा तो एप्सिलॉन बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर बचा रो और आर क्यूब बचा, नीचे आएगा आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर वहाँ जाके नीचे चला जाएगा आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये, ठीक है।
अब इसके इक्वल जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये वाला, तो ये समझो यहाँ पे, अब मैंने कहा था कि इसका ग्राफ बना के देखेंगे, तो ग्राफ कैसे कैसे देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, देखो ये इनसाइड वाले केस में क्या हुआ था, इनसाइड वाले में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आर के, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगा, या फिर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। आउटसाइड का केस कैसा है, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई है आर स्क्वायर, नीचे है ना आर स्क्वायर के, यानी कि जब ये बढ़ेगा तो इसमें कम होगी। अब दोनों का ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारा डिस्टेंस आर, ठीक है। एक केस कहता है कि जब तक हम अंदर रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। जैसे मान लो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इसके करंटली अंदर चार्जेस हैं ये इस तरीके से, तो जब तक हम अंदर हैं, जैसे थोड़ा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए, अंडे की तरह हो गई पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ई और आर बढ़ेंगे जब तक हम अंदर हैं। देखो यहाँ से इस पॉइंट से आर बढ़ना शुरू हुआ, ई भी बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक ये जो सरफेस है ना ये वाला, हम इसी के अंदर अंदर हैं, बाहर नहीं निकले यहाँ से। तो जब तक आगे बढ़ते रहेंगे हम साथ साथ दोनों की, ई भी बढ़ता रहेगा, ई भी जा रहा है आगे और आर भी जा रहा है। देखो ई यहाँ से आगे बढ़ रहा है, आर यहाँ से आगे बढ़ रहा है, जब तक हम बाहर बाहर तक नहीं पहुँचे। अब जैसे ही हम बाहर पहुँच गए ना, तब डिस्टेंस ज़्यादा ही बढ़ने लगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी। तो ये दोनों का ग्राफ है। देखो जब तक हम इनसाइड थे, ये वाला हिस्सा क्या है, ये इनसाइड वाला हिस्सा है, अंदर है अभी तक, यहाँ अंदर है, अंदर अंदर है। जैसे इससे बाहर निकल गए ना, आउटसाइड के केस में आ गया, ये वाला हिस्सा पूरा आउटसाइड का है, तो क्या हुआ, जब तक अंदर थे तब तक बढ़ रहे थे दोनों ई और आर साथ साथ। जैसे ही ये बाहर आ गए तो बाहर क्या बोल रखा है यहाँ पे कि ये नीचे जाएगा, तो वैसे ही आर चलने लग गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आखिरी टॉपिक। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं इसके सेकंड चैप्टर में। दैट्स इट।